फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश फ्रेम क्या होता है? निर्देश फ्रेम से जानने से पहले आपको जानना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि निर्देश फ्रेम में मेन रोल यही प्ले करने वाला है क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक निकाय। निर्देशांक निकाय क्या है? इसको ऐसे शो करते हैं, यह है एक्स, यह वाई, यह जेड। इसको जहाँ पर तीनों मिलते हैं इसको कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ का कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0। तो इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम पढ़ क्या रहे हैं निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम में क्या होता है कि हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम जान लेते हैं क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है। ये मैंने 3D बनाया है। 2D में केवल एक्स वाई रहेगा, 3D में एक्स वाई जेड तीनों रहेंगे। तो आप निर्देश फ्रेम की परिभाषा क्या लिखेंगे? एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें किसी भी वस्तु या फिर कण का जो है पोजीशन, स्थिति और गति का निरूपण किया जा सके। आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये तो जान लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक मूल बिंदु होता है, 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, अर्थात ये भी 90 का कोण है, ये 90। ये इसको आप ये इस तरह समझिए। देखिए जेड एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है। ये अब इसको हम चूंकि इधर तो लाइन खींच नहीं सकते थे, इसलिए इसको हम इस वाली लाइन को इस तरह दिखा रहे हैं। आप समझिए कि जेड एक्सिस है कहाँ। जेड एक्सिस देखिए ये है आपका, ये एक्चुअल में जेड एक्सिस। जैसे आपके घर के किनारे आप कॉर्नर पे जाएंगे ना, कॉर्नर देखेंगे तो वहाँ पर एक नीचे से गई है लाइन 2 और एक ऊपर ऊर्ध्वाधर लाइन गई है। वहाँ पर उसको आप मूल जो कोना है उसको आप मूल बिंदु मान सकते हैं। जैसे 2 दीवार कहीं पर टच हुई हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एक नीचे से लाइन आएगी, एक इधर से लाइन आएगी, एक ऊपर की ओर। तो जेड एक्सिस इस पे लंब है। ये मत समझिए कि जेड एक्सिस लंब कहाँ है। ये जो कोण होगा ये इस तरह है जेड एक्सिस। देखिए यही जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। लेकिन अब इसको जो है ये जो आपका वाइट बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है ना। अब 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल तो दिखा नहीं सकते, तो इसीलिए इस चीज़ को बस ये ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज़ को पहले कि ये है क्या। यह मूल बिंदु है। मूल बिंदु पर ये तीनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब है। अब जेड एक्सिस को 2D, अब भाई ये सिस्टम क्या है 2D, आपका वाइट बोर्ड 2D है। अब 2D में 3D दिखा नहीं सकती। अब ये इस चीज़ को हमने किस तरह दर्शाया है, इस तरह दर्शाया है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो पाई कि नहीं? तब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, ये फिगर अपने दिमाग में रखिएगा। निर्देश फ्रेम की परिभाषा लिखने में जा रहा हूँ, इसकी डिफिनीशन क्या आप लिखेंगे? एक ऐसा निर्देशांक निकाय, एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके सापेक्ष क्या मतलब होता है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। जिसके सापेक्ष किसी वस्तु अथवा कण की स्थिति मतलब पोजीशन और गति का निर्धारण किया जा सके। इसीलिए पहले मैंने परिभाषा नहीं बताया निर्देश फ्रेम का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक देखिए एक वर्ड आया ना, एक ऐसा निर्देशांक निकाय, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। तो अभी मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बनाकर दिखाया कि निर्देशांक निकाय का मतलब सिस्टम, निर्देशांक निर्देश करने वाले अंक। तो निर्देश करने वाले अंक क्या होंगे बताइए? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो यही है निर्देशांक करने वाले अंक। जैसे मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है 0 0। अब कोई भी वस्तु मान लीजिए यदि 3 पार्टिकल में है तो उसका निर्देशांक होगा एक्स वाई जेड।
क्या होगा 1 2 3 या 3 4 5 जो भी हो, निर्देशांक का मतलब क्या है, निर्देश करने वाले अंक, निर्देश मतलब डायरेक्शन देने वाले अंक की वो कहाँ है स्थित, इसीलिए इसको निर्देशांक, निर्देश और अंक को मिलाकर निर्देशांक बना है। और निकाय से मत घबराइए, निकाय का मतलब यही, जैसे आपका व्हाइट बोर्ड यही एक निकाय है, एक सिस्टम, कुछ भी, ये मोबाइल कैमरा ये माइक एक सिस्टम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निकाय। जिसके सापेक्ष मतलब हम इसके मतलब हम किसी और मतलब अपने मन से इसका नहीं लिख रहे हैं। अच्छा बताइए, इसका संबंध इससे, सापेक्ष का क्या मतलब है, सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, रिलेटिव मतलब समझ रहे हैं कि मतलब इसके रिलेटिव हम इस चीज़ का मोशन या कोई भी पार्टिकल हो उसकी स्थिति किसके सापेक्ष मतलब किसके रिलेटिव निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के सापेक्ष ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलकर क्या बनाए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके सापेक्ष हम निकालते हैं किसी वस्तु अथवा कण, क्यों लिया गया है, कोई वस्तु हो कोई कण हो उसकी स्थिति, स्थिति का मतलब पोजीशन और गति का मतलब मोशन, और किसी वस्तु का पोजीशन और मोशन को जिससे निर्धारण किया जा सके, जिसकी गणना की जा सके, उसी को हम कहते हैं निर्देश फ्रेम, इसको क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए इसमें एक और बात आती है, क्लॉक। भाई यदि आप बाइक चला रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो उस पर आप दो चीज़ देखते हैं कि एक स्पीड, तो एक टाइम भी देखा जाता है। यदि आपकी गति देखी जाती है तो आप कहते हैं ना कि मैं 1 घंटे में पहुंचूंगा, कि 2 घंटे में पहुंचूंगा, 3 घंटे में, 45 मिनट में, 30 मिनट में, तो एक शब्द टाइम आपके साथ जुड़ा रहता है। बराबर टाइम देखते रहते हैं, अरे यार 15 मिनट हो गया, मैं यहाँ पे यहीं पर हूँ, अब मुझे कहीं और जाना था, तो आप उस हिसाब से बाइक को क्या करते हैं, एक्सीलेट करते हैं, उस हिसाब से आप गति को एडजस्ट करते हैं, किसके साथ, टाइम के साथ। तो यहाँ पर भी सेम बात यही है कि यहाँ पर भी कोई वस्तु जब गति कर रही है, स्पीड है, तो भैया टाइम रहेगा। तो यहाँ पर भी एक क्लॉक की जरूरत होती है, क्लॉक की जरूरत होती है, किस लिए, इसके पोजीशन और मोशन को मतलब समय के परिवर्तन के साथ नापने के लिए, समय परिवर्तन के साथ नापने के लिए मतलब कि कुछ मान लीजिए T1, मान लीजिए 2 मिनट पर किसी वस्तु जो है गति, किसी वस्तु क्या हम बाइक ही कर लेते हैं, उसकी गति थी 2 किलोमीटर प्रति आवर, अब अगले 3 मिनट में आपने स्लो कर दिया, 1 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। तो यहाँ पर भी समय, भाई कोई वस्तु का स्थिति और गति का निर्धारण करना है तो जाहिर सी बात है भैया, स्थिति जो ये वस्तु है ये विराम अवस्था में नहीं है, वो गति की अवस्था में है, तो भिन्न भिन्न समय पर उसकी गति क्या होगी, उस स्थिति को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक घड़ी के सापेक्ष निकालना ही क्या कहलाता है, उस निर्देशांक को। यदि आप इसमें आप एक क्लॉक लगा देंगे तो उसको हम कहेंगे क्या, समय आकाश निर्देश फ्रेम। यदि उसी चीज को टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि निर्देश फ्रेम क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे भी किसी भी वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण किया जाता है। हमने आपको बताया कि निर्देशांक निकाय क्या है, निर्देश करने वाला अंक एक्स वाई जेड 1 2 3 0 0 0, ये निर्देश करने वाले अंक हैं। निकाय इस पूरे तीनों एक्सिस से मिला एक सिस्टम है जिसके सापेक्ष, जिसके रिलेटिव हम किसी वस्तु की या कण की, कण यहाँ पार्टिकल भी आ सकता है, थिंग्स भी आ सकती है, स्थिति तथा गति, पोजीशन तथा मोशन का निर्धारण किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। यदि उसमें एक घड़ी लगा दिया जाए, अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि यदि आप स्पीड से चल रहे हैं तो उसके साथ टाइम भी मैटर करता है। भाई आप स्पीड ही नहीं, टाइम भी मैटर करता है कि आप किसी कहीं पर आप कितने समय में पहुँचे, आपकी स्पीड क्या थी और कितने आप समय, स्पीड को एडजस्ट करने के लिए आप टाइम को बढ़ाते बढ़ाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पीड, गति का संबंध टाइम से है कि नहीं है, ये बताइए पहले। गति का संबंध जब टाइम से है, यहाँ पर भी वस्तु कोई गति कर रही है तो एक क्लॉक की आवश्यकता होगी। भाई क्लॉक की आवश्यकता होगी तो इस सिस्टम को यदि आप उसमें क्लॉक जोड़ देंगे तो इसको हम कहेंगे समय आकाश निर्देश फ्रेम, टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक चीज़ और है, अब इसका निर्देशांक जहाँ आप एक्स वाई जेड लिख रहे थे, अब क्लॉक जुड़ने पर एक्स वाई जेड टी लिखेंगे। इसका निर्देशांक मतलब निर्देश करने वाले अंक, ऐसे अंक जो निर्देश कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि इसकी पोजीशन इस समय यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, तो इसी को निर्देशांक कहते हैं। यदि आप उसमें एक क्लॉक जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड टी। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यह था निर्देश फ्रेम, यह था निर्देशांक निकाय,
वस्तु की स्थिति, गति, कहीं कोई दिक्कत, समय, आकाश, निर्देश फ्रेम, उसी निर्देश फ्रेम में हम एक क्लॉक ऐड कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, घड़ी से रिलेट कर रहे हैं। और सापेक्ष कहने का मतलब है रिलेटिव, मतलब इन्हीं एक्सिसों के रिलेटिव। अब एक्सिस मिलकर एक क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। तो इस सिस्टम के रिलेटिव यदि हम कहेंगे, इसलिए कह रहे हैं जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की कण की स्थिति तथा गति का निर्धारण किया जा सके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक शब्द आप सुने हैं, जैसे आप सब सुने ना 3D इमेज, 2D इमेज, ऐसे जैसे यहीं पर मैंने बताया कि कैसे एक्स वाई जेड एक्सिस को इस 2D, इसको मैंने 2D बोला क्यों, क्योंकि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है, ऊंचाई तो है नहीं, यही ना लंबाई है, चौड़ाई है, और क्या ये 2D है। तो 2D में 3D आप दिखा नहीं सकते। लेकिन अब हम सीखेंगे कि 2D और 3D और 1D। 1D देखिए कुछ वर्ड अजीब सा लग रहा है कि अब 1D क्या है, देखिए आप समझेंगे। 1D, 2D, 3D। अच्छा 3D समझ रहे हैं ना, 3D सबसे ज़्यादा चर्चित है इसमें 3D। तो आप 3D समझ रहे हैं लेकिन 2D नहीं समझ पा रहे हैं। और 1D मतलब 1 डायमेंशन। जब कोई पार्टिकल, जैसे भाई अब गति कर रहा है, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, तो आप बताइए कौन से मोशन में है, 3D में है कि 2D में है कि 1D। इसी चीज़ को समझाने के लिए हमने लिखा है। तो आप कहेंगे भैया हम बाइक चला रहे हैं तो किसी स्ट्रेट लाइन पे, किसी स्ट्रेट सड़क पे ही चलाएंगे, तो ये हमारा मोशन 1D है। अच्छा एक चीज़ आप पढ़ेंगे आगे, प्रक्षेप पे गति या वृत्तीय गति। अच्छा बताइए वृत्तीय गति, यदि किसी जैसे बचपन में होता था कि हम एक कंकड़ लेते थे, उसमें क्या रस्सी बांध के ऐसे घुमाते थे उसको वृत्तीय गति पे, तो बताइए वो कितने डायमेंशन। डी का मतलब समझ रहे हैं, डी का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन कितने डायमेंशन में गति कर रहा है, तो वो वृत्तीय गति जो होती है वो 2 डायमेंशन में होती है। देखिए फिर से वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ मैं आपको, एक्स वाई जेड। इसका निर्देशांक 0 0 0, निर्देशांक मतलब निर्देश करने वाले अंक। भाई किसी कण की स्थिति यहाँ पर 0 0 0 है। तो अब हम 1D कब कहेंगे, जब, ध्यान से सुनिए, जब कोई भी पार्टिकल या तो एक्स या तो वाई या तो जेड, तीनों में से किसी एक के सापेक्ष और समय के परिवर्तन के साथ, घड़ी यहाँ पर रहेगी, समय के परिवर्तन के साथ यदि किसी कण की गति निर्धारित की जाती है तो उसको कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल 1D में मोशन कर रहा है, एक डायमेंशन में गति कर रहा है, एक विमीय गति। उसको हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ों को तीनों एकदम एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है 1D, 2D, 3D। तो हेडिंग डालेंगे क्या, एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय। गति इसको कहेंगे 1D, 2D 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। चला देखिए 1 डायमेंशनल एक विमीय गति क्या लिखेंगे परिभाषा, ये तो मैं आपको समझा दिया हूँ कि एक विमीय गति होती क्या है। 1D क्या होगा, यदि किसी कण या वस्तु, यदि किसी कण या वस्तु के गति का निर्धारण या तो एक्स या वाई या जेड एवं समय परिवर्तन के साथ किया जा सके, समय परिवर्तन के साथ किया जाता है, एक विमीय गति कहलाता है, 1 डायमेंशनल मोशन कहलाता है, एक विमीय गति कहलाता है। फिर से समझा दे रहा हूँ, अभी आपको मैं बताया कि किसी भी कण या वस्तु की गति, ये हो गया भैया हमारा एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। यदि हमारा कोई भी कण है या तो एक्स के सापेक्ष गति करे, या तो एक्स की दिशा में गति करे, या तो वाई की दिशा में गति करे, या तो जेड। जेड क्या है, ये चीज़ है आपका, देखिए ये जेड ऐसे जुड़ा है, इसको हमने ऐसे
केवल लिखा है क्योंकि ये 2D है तो भाई 3D दिखा नहीं सकते, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पे लंब है। अच्छा बताइए, यदि जेड मैं यहाँ पर रख दूँ तो अब ये इस पे भी लंब है, ये इस पे भी लंब है, ये आपस में भी लंब है ना, तो यही है जेड, यही इसी जेड को मैंने इस तरह लिखा है। तो किसी भी कण की वस्तु, यदि किसी कण या वस्तु के गति का निर्धारण या तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष हो, या तो वाई या तो जेड, तीनों में से किसी एक के सापेक्ष होगा, वो भी किसके, समय परिवर्तन के साथ। भाई समय परिवर्तन, अभी मैंने बाइक का उदाहरण दिया कि समय परिवर्तन क्यों जरूरी है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ आपकी गति या तो बढ़ेगी घटेगी, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम एक विमीय गति करते हैं, या तो एक्स एक्सिस के एलॉन्ग मोशन करें, या तो वाई के एलॉन्ग मोशन करें, या तो जेड। यदि ये तीनों में से एक के साथ करें तो उसको हम कहते हैं एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये याद रखना होता है कि यदि वो एक्स के एलॉन्ग मोशन कर रही है तो वाई जेड कांस्टेंट होना चाहिए। यदि ये वाई के एलॉन्ग मोशन कर रही है तो एक्स जेड कांस्टेंट होना चाहिए। यदि ये जेड के एलॉन्ग मोशन कर रही है तो एक्स वाई कांस्टेंट होना चाहिए। यही बात आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि वो करेगी भाई, गति करेगी या तो एक्स के एलॉन्ग करेगी या तो वाई के जेड के, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल या आपकी वस्तु केवल एक ही डायमेंशन के एलॉन्ग मोशन कर सकता है ना। तो यदि एक्स के लिए करेगी तो वाई जेड कांस्टेंट, यदि वाई की दिशा में कर रही है तो ये दोनों कांस्टेंट, यदि जेड की दिशा में कर रही है तो ये वाई एक्स कांस्टेंट। ये होता है एक विमीय गति के लिए, ये इसकी परिभाषा, ये इसकी कंडीशन। ठीक है, चलिए द्विविमीय गति देखते हैं। अच्छा इसके लिए एक उदाहरण आप कहेंगे, एग्जाम्पल भी दे दीजिए। जैसे ऊपर की ओर फेंका गया एक सिक्का या ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु, वो किस दिशा में, केवल एक ही दिशा में मोशन कर रही है, वाई एक्सिस। यदि हम इसको वाई एक्सिस लेते हैं तो एक ही दिशा में गति कर रही है। यहाँ पर आपकी पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी, वो एक ही दिशा में, एक साथ कितनी दिशा में गति करेगी, एक ही दिशा में गति करेगी ना। तो इसको कहते हैं एक विमीय गति के उदाहरण में। जैसे रेलगाड़ी का पटरी पर दौड़ना, ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु। समझ पा रहे हैं, इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, कि रेलगाड़ी पर, किसी रेलगाड़ी का पटरी पर दौड़ना और ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का मोशन वन डायमेंशनल है। इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं, इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि नहीं, कि हाँ। यदि आप इसको फील नहीं कर पाएंगे तब आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसको रटना नहीं है परिभाषा को रटना क्या है। हमने आपको बताया था कि इस प्रकार का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें कोई पार्टिकल, अब हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं, किसी एक में करेगा। अब 2D में क्या होगा, कोई पार्टिकल किसी दो दिशाओं में गति करेगा। भाई एक साथ दो दिशाओं में गति करेगा उसे 2D, और एक साथ तीनों दिशाओं में गति करेगा उसे 3D कहते हैं। रटना कुछ नहीं है बस। यहाँ पर अब द्विविमीय गति में क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर यदि किसी कण या वस्तु गति का निर्धारण एक्स वाई, वाई जेड या तो जेड एक्स के सापेक्ष हो समय परिवर्तन के साथ, तो उसको द्विविमीय गति कहते हैं। और 3 डायमेंशन में वो तीनों के सापेक्ष गति करेगा। तो उसके एग्जाम्पल को आप रिलेट कर पाइए, बस यही कहना है। एग्जाम्पल को रिलेट नहीं कर पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। रटने की कोशिश मत कीजिएगा। इसमें द्विविमीय गति देखते हैं। टू डी मोशन, 1D उतना फेमस नहीं है, लेकिन 2D 3D आप जानते हैं, मूवी विद 1D 2D 3D में आती हैं। तो 3D वही डायमेंशन, उसका मतलब डायमेंशन से ही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे। यदि किसी वस्तु के गति का निर्धारण, रटिए मत। अच्छा बताइए 1D था तो क्या था, 1D में आप क्या बोल रहे थे। 1D में आप बोल रहे थे कि वो किसी एक के लंग मोशन करे। तो 2D में क्या करेगा, यदि किसी वस्तु के गति का निर्धारण एक्स वाई जेड में से, एक्स वाई जेड क्या है, निर्देशांक है, निर्देश करने वाले अंक होंगे। यहाँ पर ये एक वेरिएबल नंबर है, 1 2 3 0 0 0 कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई जेड में से एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स के साथ, इसके एलॉन्ग के साथ तथा समय परिवर्तन के साथ नापा जाए। समय परिवर्तन किसी, या तो देखिए या लगाने का मतलब क्या है। या लगाने का मतलब या तो एक्स वाई जेड में से एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, तीनों में से किसी एक के एलॉन्ग, मतलब क्या है कि या तो एक्स वाई के एलॉन्ग
या तो वाई जेड या तो जेड एक्स। चलिए फिर से फिगर बना दे रहे हैं, एक्स वाई जेड, तो या तो एक्स वाई के एलांग करे या तो वाई जेड के एलांग करे, लेकिन ये एक ही साथ में अच्छा बताइए कितने दिशाओं में मोशन कर रहा है, ये एक साथ दो दिशाओं में करेगा, एक्स वाई या तो वाई जेड या तो जेड एक्स, वो भी समय परिवर्तन के साथ मेजर किया जाता है, मापा जाता है 2D मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? 2D मोशन कहलाता है। तो उस पर आप लिखेंगे कि इस दशा में जो पार्टिकल होता है वह एक साथ कितनी दिशाओं में मोशन करता है? 2 दिशाओं में, या तो एक्स वाई या तो वाई जेड या तो जेड एक्स। आपका लास्ट बचा 3 विमीय गति, 3D मोशन। अब 3D मोशन में क्या करेगा पार्टिकल? तीनों दिशाओं में गति करेगा। इसका उदाहरण देख लीजिए 2D का। 2D का एग्जाम्पल क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। आप आगे पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति क्या है तो समझेंगे, लेकिन बस अब इतना जान लीजिए वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को मैं आपको फील करवा सकता हूँ। जैसे कोई कंकड़ लेकर हम क्या करते थे बचपन में, बांधते थे, इतनी बड़ी रस्सी बांधते थे, उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे। तो बताइए वो एक साथ कितने दिशाओं में मोशन कर रहा है? वो हमेशा या तो एक्स वाई में मोशन करेगा या तो वाई जेड में या तो जेड एक्स में। तो वृत्तीय गति और प्रक्षेप्य गति 2D मोशन के उदाहरण है। वृत्तीय गति का एग्जाम्पल आप किए हैं, इसको आप समझ सकते हैं, और बाकी प्रक्षेप्य गति तो आगे बताया जाएगा कि प्रक्षेप्य गति है क्या। आप देखिए प्रक्षेप्य गति ऐसे होती है, तो आप समझ ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर, अब यहाँ पर भैया एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आ गए ना, तो यह है कि नहीं 2D मोशन। प्रक्षेप्य गति ऐसे ही होती है। तो आप बस एक फिगर अपने दिमाग में रखिएगा, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। चलिए 3 डायमेंशन पढ़ते हैं। अगला है त्रिविमीय गति। थ्री मोशन। गति के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि चैप्टर ये किसके अंतर्गत आता है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, रिज्यू रेखी पथ पर गति हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बार बार गति की बात कर रहे हैं। तो अच्छा तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि किसी वस्तु का गति का निर्धारण एक्स वाई जेड तीनों के साथ और समय परिवर्तन के साथ नापा जाए, मापा जाए, ऐसा मोशन क्या कहलाता है? 3D मोशन कहलाता है। इस दशा में पार्टिकल एक साथ तीनों दिशाओं में गति करेगा। कितनी दिशाओं में गति करेगा? तीनों दिशाओं में गति करेगा। वो एक्स के एलांग भी मोशन, जेड, वाई और जेड तीनों के एलांग मोशन करेगा। जैसे किसी बंद पाथ में गैस के अणुओं की गति, वो क्या करेंगे? वो रैंडमली मोशन करते हैं, एक बार इधर एक बार इधर, मतलब तीनों डायमेंशन में मोशन करेंगे। तो गैस के अणुओं की गति किसी भी पार्टिकल में पार्टिकल नहीं, किसी भी सिस्टम में पार्टिकल किसके रहेंगे? गैस के। उनका जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा? 3D मोशन। इनका निर्धारण तीनों एक्सिस में किया जाता है। इसमें 2D में क्या था कि वो एक साथ 2 दिशाओं में गति करते थे, और इसमें गैस के अणुओं की गति क्या होगी? एक साथ 3 दिशाओं में होगी। तो ये था आपका 1D 2D 3D, ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ एक बात और जानिए, ये जो निर्देश फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पहली टॉपिक आपकी ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये 2 प्रकार का होता है। ये आगे पढ़ेंगे न्यूटन के नियम में। क्या? एक इनर्शियल जड़त्वीय फ्रेम रेफरेंस, और एक होता है नॉन इनर्शियल अजड़त्वीय फ्रेम रेफरेंस। अजड़त्वीय फ्रेम रेफरेंस, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको जानना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जान गए, कोऑर्डिनेट सिस्टम जान गए, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति जान गए, और ये भी जाने आपने कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है।